आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबिक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका इबिक्स कैश स्टूडियो से। मैं हूं नीरज वाजपेयी और आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। आवाज अड्डा में आज बातचीत होगी हिंदी की। जी हाँ, हमारी भाषा की, हमारी कल्चर की, हमारी संस्कृति की, हमारे मूल्यों की। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम सबके दिल के बहुत करीब है हिंदी, क्योंकि हम लोग जो ख़ास तौर पे हिंदी पट्टी के लोग हैं उन्होंने इसको जिया है, पढ़ाई लिखाई की है, रोज़गार भी उसके थ्रू कर रहे हैं। तो आज हिंदी पे बात क्यों? आज इसलिए कि आज हिंदी दिवस है और हर साल एक रस्मी तौर पे हिंदी दिवस मनाया जाता है, सरकारी स्तर पे भी और प्राइवेट्स पे भी। लेकिन मैंने सोचा कि आज हिंदी को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं कि ये भाषा क्या, जो कड़ी आलोचना की शिकार होती है कि इसका विस्तार विकास नहीं हो रहा है, लोग बोलने से कतराते हैं, अंग्रेज़ी की तरफ उनका विशेष प्रेम है, तो क्या हिंदी वाकई उस तरह से ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है? और हिंदी अपने आप को उस मुकाम पे खड़ा कर पा रही है जहां वो लोगों के लिए रोज़गार का जरिया भी बने, जहां लोगों के लिए वो एक गर्व की बात हो और हिंदी बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए? क्या उस स्तर तक हिंदी ने अपने आप को पहुंचा लिया है? बड़ी कड़वी कड़वी और खरी खरी बातें आज होंगी, क्योंकि ये एक बहुत झिझक का विषय हमेशा रहता है जब हिंदी, अंग्रेज़ी, तमाम भाषाओं की बात होती है। मैं यहाँ डिस्क्लेमर के तौर पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम किसी भाषा के खिलाफ नहीं हैं, ना किसी भाषा के खिलाफ बात होगी, इवन अंग्रेजी के खिलाफ भी कोई बात नहीं होगी। चूँकि आज हिंदी दिवस है इसलिए हम सिर्फ हिंदी की बात कर रहे हैं और हिंदी हमारी राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदुस्तान की, तो हम लोग उसकी बातचीत करते हैं। तो क्या हिंदी हिट है, जो हमने अपने शो का नाम रखा है? जब मैं हिंदी हिट की बात कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं कि क्या हिंदी के ज़रिए, हिंदी को अपना के आप एक बढ़िया शानदार करियर पा सकते हैं? क्या हिंदी से आपकी रोजी रोटी चल सकती है? कुछ लोग कहेंगे रोटी चल सकती है लेकिन रोटी के ऊपर घी नहीं लग सकता। आज उसकी भी पड़ताल करेंगे कि हिंदी की भाषा से, कमाई से क्या आप रोटी के ऊपर घी भी लगा सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि किसी भी भाषा के विकास में ये ज़रूरी होता है कि वो लोगों के सांस्कृतिक विकास के साथ साथ उसके काम भी आ सके। थोड़ा सा लोगों को अजीब सा लगेगा कि मैं उपयोगितावाद का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के विकास के लिए। तो अगर वो उपयोगी नहीं होगी तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, वो पीछे चली जाएगी, छूट जाएगी, वो अजायब घर में रख दी जाएगी। तो इसलिए किसी भी भाषा को नदी के प्रवाह की तरह होना चाहिए कि बहती रहिए और बहुत सारी चीज़ों का समावेश करिए, विकास करिए, नए शब्दों को अपने अंदर समाहित करिए, रिस्ट्रिक्ट मत करिए। तो इसी पे आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो बहुत विशेष मेहमान हैं, आमतौर पे जो ट्रेडिशनल हिंदी पे लोग बातचीत करते हैं, आज हमने उनसे अलग हट के बुलाया है। आपका परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ राहुल देव जी हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 3 दशक से ज़्यादा का उनको अनुभव है। तरह तरह की पत्रकारिता उन्होंने की है, टेलीविज़न जर्नलिज्म किया है, प्रिंट में काम किया है और भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए, इंक्लूडिंग हिंदी, तमाम अलग अलग भाषाओं के लिए वो काम करते हैं। और एक सम्यक फाउंडेशन है जिसके वो ट्रस्टी हैं और भाषा के मामले में, हिंदी के मामले में बहुत मुखरता से राहुल जी बात करते हैं। तो राहुल जी को रखा हमने। दिव्य प्रकाश दुबे जी हमारे साथ हैं, हिंदी के लेखक हैं, हिंदी की नावल लिख रहे हैं, 5 किताबें लिख चुके हैं और नाम भी बड़े दिलचस्प, वो भी सुन लीजिए आप। शर्तें लागू, अंग्रेज़ी में जिसको कहते हैं कंडीशंस अप्लाई, वो हिंदी में लिखी है। मसाला चाय किताब है, मुसाफिर कैफ़े किताब है, अक्टूबर जंक्शन और इब्ने बतूती, ये 5 है। और एक नए तरीके से किस्सा गोई को बनाने की कोशिश करें जिसका नाम इन्होंने स्टोरीबाजी लिखा है। इंजीनियर हैं और MBA किया है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि कुछ नहीं मिला इसलिए किताब लिखने लगे। बहुत अच्छी पढ़ाई की है और बहुत अच्छी नौकरी कर सकते हैं। मोना शेट्टी जी हमारे साथ हैं। मोना शेट्टी जी का परिचय ये है कि हम लोग जब फिल्में देखते हैं तो साउथ की फिल्में देखने के लिए हमें भाषा नहीं आती, तो हिंदी में कैसे देखें? तो डब्ड फिल्में आती हैं, या किसी OTT प्लेटफॉर्म पे आपको पूरी सीरीज़ हिंदी में डब्ड दिखती है। आपने हाउस ऑफ कार्ड्स देखा होगा, थॉर देखा होगा फिल्में, तो वो जो डबिंग का काम है वो मोना जी की कंपनी करती है जिसका नाम है साउंड एंड विजन। हज़ारों फिल्में कर चुकी हैं, बहुत सारी सीरीज़ कर चुकी हैं। बिल्कुल लेटेस्ट अभी जो मनी हाइस्ट है उसका भी ट्रांसलेशन हिंदी में किया, डबिंग की है और बड़ा काम है। तो परिचय इसलिए विस्तार से दे रहा हूँ कि आप ये भी समझ सकें कि हिंदी के ज़रिए बहुत बड़ा काम हो रहा है, मार्केट की लैंग्वेज ये बन चुकी है। तो मोना जी का बहुत बहुत स्वागत है। निनाद जी हमारे साथ हैं, निनाद उमारगेकर। निनाद उमारगेकर कौन है? निनाद जी विज्ञापन के गुरु हैं, मार्केट के स्ट्रेटजिस्ट हैं
और बहुत बड़े बड़े कैंपेन चलाए। लक्स एक लाइफ बॉय कैंपेन सुना आपने, हाथ धोया क्या, ये उन्होंने बनाया। बहुत सारे एंड्रू गारमेंट्स के कैंपेन बना रहे हैं और अपनी खुद की जो एक फाउंडर है जिसके ये फ्रूट स्ट्रेटजी कंसल्टेंट्स, उसमें आप काम करते हैं। तो इरादा ये था कि नई पीढ़ी के लोग जिन्होंने हिंदी के बाजार को समझा और हिंदी के जरिए अपने आप को आगे बढ़ाया, उनसे बातचीत आज की जाए। तो इसीलिए विस्तार से थोड़ा परिचय दिया कि कौन है, कैसे है, समझ लीजिए। और बहुत लंबे अनुभव के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। दिव्य प्रकाश जी, इतना शानदार करियर आप बना सकते थे, आप इंजीनियर थे, मैनेजमेंट की भी पढ़ाई आपने करी, ये किताब लिखने में आपने कैसे दिलचस्पी ले ली कि लगे कि इस जरिए हम आप काम करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो बुलाने के लिए और हिंदी दिवस पे इस तरीके की बातचीत करने के लिए। जो मेरे साथ क्या था बचपन से ही, जैसे बाय द बुक्स जो मोहल्ले के अच्छे लड़के होते हैं, मैंने हमेशा वो होने की कोशिश की कि बिल्कुल अच्छा बीटेक टिक, एमबीए टिक, अच्छी नौकरी मैनेजमेंट ट्रेनिंग टिक। लेकिन ये सब करके भी ना बहुत सारी खाली जगह छूट जाती है। और किताब लिखना हमेशा मेरे को ऐसा मानना है कि आप राइटर होना डिस्कवर करते हैं। आप बचपन से, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं मुझे राइटर बनना, ऐसे बहुत बिरले लोग होते हैं, तो आप धीरे धीरे डिस्कवर करते हैं। मैं कॉलेज के समय था शौकिया है, लेकिन ना जैसे मैं 2005-6 में भी लोकल जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी उनके लिए जिंगल लिख रहा था, और एक मेरे लखनऊ के भैया थे, उन्होंने बड़ी सही चीज बोली थी मुझे। तब मैंने उनको एक बार, जब हर लड़का जब कॉलेज में होता है ना, तो कभी कभी तुकबंदी करके, गुलजार साहब से हर कोई इंस्पायर्ड होता है, तो तुकबंदी करके एक आध बार दिल टूटता है तो कुछ कविताएं वगैरह कर लेता है। उन्होंने कुछ जिंगल लिखने को दिया मुझे, मैंने लिख दिया। उन्होंने मेरे को 1000 रुपए दिए और बोला कि देखो जो तुमने लिख के दिया है, इससे मैं 1 लाख रुपए कमाने वाला हूँ, लेकिन ये 1000 रुपए इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम ये जान जाओ कि तुम लिख के भी कमा सकते हो। और मेरे साथ तब क्या हो रहा था, मैं 4 साल की इंजीनियरिंग करके लौटा था, नोएडा में सेक्टर 16 फिल्म सिटी में धक्के खाता था, और वहां नौकरियां लगती नहीं थी क्योंकि हम उसके लिए कटआउट ही नहीं थे, हम तैयार ही नहीं थे उसके लिए। तो मुझे तब उम्मीद जगी थी एक बात, लेकिन मुझे तब भी मजाक लगता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और जैसे जैसे मौके आते गए, मुझे लगा कि ये तो काम बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पे इससे अच्छा क्या होगा कि आप जो काम करना चाहते हैं और वही आप करके आप अपने समय को उसमें यूटिलाइज कर रहे हैं, और वहां से आपको पैसे भी मिल रहे हैं। और पैसे से ज्यादा मेरे लिए हिंदी जो था वो आइडेंटिटी का मसला था। जैसे जब मैं पहला टेडेक्स भी गया, तब हिंदी में टेडेक्स नहीं होते थे, तो जब वहां पे गया तो पहले उन्होंने बोला आपको हिंदी में बात करनी है, लेकिन हिंदी के बारे में बात करनी है, लेकिन अंग्रेजी में करनी है। तो वहां पे, और इसमें कोई लड़ाई नहीं है, जैसे मेरी हमेशा से, मैं जो आपने भी बात बोली शुरुआत में कि हम कोई किसी दूसरी भाषा की बुराई नहीं कर रहे हैं। इस दुनिया में जो कोई अगर 20 लोग भी कोई भाषा बोलते हैं तो वो उतनी जरूरी है जितनी हिंदी, अंग्रेजी और बाकी भाषाएं। करेक्ट। लेकिन वहां पे जैसे एक बार जब मैं बोल गया, मैं आपको बताता हूँ कैसे माइंडसेट बदलता है लोगों का, और कैसे मेरा बदला उसके साथ में। जब मैं पहली बार वहां पे बोल के आया, मैंने सबटाइटल दिए, वो जैसे ही टॉक पब्लिश हुआ उसके बाद से सैकड़ों लोगों के मुझे ये मैसेज आए, जो लोग टेडेक्स ऑर्गेनाइज करते हैं इस देश में। उन्होंने कहा आपने एक नया विंडो खोल दिया कि हम कई सारे रीजनल लोगों को, जैसे जो कोई मराठी में बोलता है, कोई तमिल तेलुगु में, हम उनकी टॉक नहीं करा पाते थे, लेकिन आपने एक क्लॉज हमारे लिए खोल दिया और एक नई दुनिया खुल गई। उसके बाद आप देखिए अभी आज की डेट में जो कम से कम हिंदुस्तानी टेडेक्स हैं, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर टॉक्स हैं वो हिंदी या अन्य भाषाओं में। तो ये अपने आप में बहुत छोटी छोटी लड़ाइयां हैं। नहीं, ये दरअसल दुबे जी मैं यही लेके आया था, ये बड़ी लड़ाइयां हैं। किसी भी भाषा का जो सबसे प्रमुख काम है कि अपने को एक्सप्रेस करना, अपनी भावनाओं को संस्कारों के साथ आप एक्सप्रेस करते हैं, भाषा उसके लिए इस्तेमाल होती है, और अगर उसमें आप कॉन्फिडेंस हासिल कर रहे हैं तो आपकी सफलता मानी जाएगी। राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, हिंदी भाषा या हिंदी का जो आज हम दिन मना रहे हैं, तो हम आपसे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हिंदी बाजार की एक भाषा अब बन गई है? मैं बाजारू नहीं कह रहा हूं, बाजार की भाषा, जिस भाषा में आप एक अच्छा रोजगार हासिल कर सकते हैं, जिस भाषा के जरिए आप सम्मान के गर्व के साथ आप किसी भी जगह वॉक कर सकते हैं, क्या वो स्टेटस पे हिंदी अब आ गई है? नहीं, अभी तो उसमें बहुत देर है। मेरी आवाज आ रही ठीक से? जी जी जी। देखिए, मैं इस समय चलती गाड़ी में हूँ, इसलिए तो हो सकता है थोड़ा ऑडियो वीडियो में समस्या हो, तो जरा उसको ध्यान रखिएगा। अभी हिंदी के सामने, और हिंदी और सारी भारतीय भाषाओं के सामने एक बड़ी लंबी लड़ाई है, लंबी दूरी तय करनी है उनको। लेकिन हिंदी के संख्या बल के कारण उसकी एक मांग की ताकत के रूप में शक्ति बनी है। यानी बाजार की उसकी उपभोक्ता की शक्ति है, वो हिंदी की ताकत नहीं है। तो ये हमें समझना चाहिए कि अभी आप, दिव्य प्रकाश तो खैर कुछ अतिरिक्त प्रतिभा वाला बालक है, मुझे मेरा गर्व भी है और बहुत अच्छा लग रहा मुझे उसको सुनकर।
लेकिन वो बहुत गिने चुने ऐसे उदाहरणों में से है। लेकिन आप जानते हैं कि बाकी जगह भाषाओं की क्या स्थिति है? गुड़गांव जी। तो और हिंदी में अभी केवल हिंदी माध्यम से पढ़ के या हिंदी में काम मुख्यतः जो बोलता पढ़ता सोचता हो और अंग्रेजी भी जानता हो, अभी उसके लिए तरक्की के द्वार, प्रगति के द्वार एक सीमा के बाद पूरी तरह खुले नहीं है, वो अवरुद्ध हो जाते हैं। और उससे भी ज्यादा बड़ी समस्या ये है कि हिंदी वालों की खरीदने की ताकत, भले ही क्रय शक्ति जिसे हम कहते हैं, वो बढ़ी हो और उसके कारण बाजार का, कंपनियों का ध्यान उसकी ओर गया हो और वो अपने विज्ञापन कुछ अब भाषाओं में करने लगा हो, लेकिन हिंदी और भारतीय भाषाएं अभी भी प्रतिष्ठा की चीज नहीं बनी है, अभी गर्व की चीज नहीं बनी है। अभी भी हिंदी वाला एक जब अंग्रेजी के माहौल में, अंग्रेजियत के माहौल में अंग्रेजी वालों के सामने जाता तो थोड़ा छोटा सा महसूस करता अपने को। एक वो जो एक मनोवैज्ञानिक समस्या है, एक हिंदी के साथ सामाजिक समस्या है। तो राहुल जी, जो व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर रहा है, जो हिंदी भाषी है, उसकी अपनी समस्या है कि वो अपने अंदर वो भरोसा या विश्वास नहीं जगा पाता कि जिस भाषा में मैं बात कर रहा हूं उसमें मैं परफेक्ट हूं। मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी बात बहुत मजबूती से तर्कों के साथ रख सकता हूं। ये उसकी अपनी कमी है। बचपन से उसके माहौल ने, पूरे देश के माहौल ने उसको ये महसूस कराया है कि अगर तुम हिंदी के हो, अगर तुम मराठी के हो, अगर तुम केवल गुजराती के हो तो तुम कुछ जगहों के लायक नहीं हो। तुम जैसे अंग्रेजी में कहूंगा, यू डोंट बिलोंग देयर। हाँ, तो ये इसमें उसका दोष नहीं है। इस अभ्यास, आत्मविश्वास की जो कमी है ये पैदा की गई है, इस माहौल ने पैदा की है और हमारी नीतियों ने, और अंग्रेजी से जो मोह है एक आम भारतीय का, उसने, अंग्रेजी की जो जकड़ है और वर्चस्व है, उसने ये पैदा की। चलिए, दो और लोगों से मिलाते हैं जो शायद इस मिथक को तोड़ पाए हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए खोली हैं। हमारे साथ मोना शेट्टी जी और निनाद जी हैं। दोनों कह सकते हैं मिलते जुलते वर्ल्ड से हैं। मोना जी से आपके पास आता हूं। आप जो काम कर रही हैं वो एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, डबिंग और फिल्मों के लिए हिंदी का काम या दूसरी भाषाओं का भी काम, लेकिन मेजरली हिंदी के लिए आप कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि जो बात दिव्य प्रकाश कह रहे हैं या जो बात राहुल जी कह रहे हैं, उसके बीच में भी एक बहुत बड़ी चीज खड़ी हो गई है जिसको शायद लोग अभी समझ नहीं पा रहे या पहचानने में देर कर रहे हैं? एक्चुअली दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हिंदी का मार्केट बहुत तेजी से खुल रहा है और हिंदी बोलने वालों को, हिंदी जानने वालों के लिए एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री खड़ा हो गया है। हमारा जो कंटेंट लोकलाइजेशन इंडस्ट्री जो है, पहले हम जब 30 साल पहले जब हम जुरासिक पार्क जैसी फिल्में डब कर रहे थे, तब उनका हिंदी डब्ड वर्जन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शायद 5% हुआ करता था ऑफ द टोटल कलेक्शन। आजकल जो बड़ी बड़ी फिल्में डब हो रही हैं, चाहे वो जंगल बुक हो, चाहे लायन किंग हो, चाहे एवेंजर्स की फिल्में हो, ये जो फिल्में बड़ी बड़ी डब हो रही हैं, इनके कलेक्शंस 50% या 60% हिंदी डब से आता है। तो एक तो वो मार्केट खुल गया है। ऊपर से पहले हमारे पास जो आर्टिस्ट होते थे, हैंडफुल, 15, 20, 30, 40 आर्टिस्ट होते थे डब करने के लिए। राइटर्स बहुत कम होते थे, डबिंग डायरेक्टर्स बहुत कम होते थे। आज वो इंडस्ट्री 1000-2000 की हो चुकी है। तो कितने लोग मतलब और बाकी शहरों से आ रहे हैं टू मेक अ लाइफ इन मुंबई एंड हमारी इंडस्ट्री से जुड़ने के लिए, हमारी इंडस्ट्री में काम करने के लिए। तो देखिए कितनी अपॉर्चुनिटीज बन गई हैं लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए भी और हमारी इंडस्ट्री में काम करने के लिए भी रास्ता खुला। क्योंकि मैं जब ये कह रहा हूं कि हिंदी बाजार की भाषा बने, तो मैं बड़े विस्तृत रूप में कह रहा हूं, क्योंकि जो राहुल जी कह रहे हैं ना कि कंज्यूमर की ताकत पे इस समय हिंदी खड़ी, मैं सर इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं कि जो लोग हिंदी के जो 50% से ज़्यादा भाषी हैं हिंदी के, दुनिया में 5वें नंबर 6वें नंबर की सबसे बड़ी लैंग्वेज बन गई है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे काम हो रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पाठशाला शब्द आम बोलचाल में कोई इस्तेमाल नहीं करता। हम लोग मीडिया में होते थे, हमको संकोच होता था कि अपनी स्टोरी में पाठशाला लिखें न लिखें, लेकिन जब आमिर खान के उस गाने में आ गया तो फिर वो पाठशाला बड़ा चलता हो गया, सबको अच्छा लगने लगा, फिर उस पर शोज बनने लगे। ये तो हमारी अपनी कमी है ना कि हम उसको
ठीक से स्वीकार नहीं कर रहे हैं मोना जी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि ये जो दिव्य प्रकाश जी के किताबों के नाम आपने पढ़े, ये इंग्लिश हमारा लैंग्वेज थोड़ा बहुत बन गया है, बनने लगा है। और ये नेचुरली ये ग्लोबलाइजेशन का भी इफेक्ट है कि हर एक भाषा दूसरे भाषा से मिक्स होके एक नया भाषा इवॉल्व हो रहा है। और इस तरह से हम भी आज बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट इंग्लिश में। तो दिस इज अ नेचुरल एवोल्यूशन। लेकिन हिंदी भाषा की अहमियत हम कम नहीं मान सकते, बिकॉज हर कोई आज इंडिया की तरफ देख रहा है। मीडिया इंडस्ट्री की बात कर रही हूं मैं, इंडिया की तरफ देख रहे हैं। हिंदी भाषा में हर कोई अपना कंटेंट लोकलाइज करना चाहते हैं, सबटाइटल्स के जरिए, ऑडियो डिस्क्रिप्शन के जरिए, डबिंग के जरिए। और इसकी वजह से मार्केट भी बहुत बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और इसमें जुड़ने वाले लोग भी बहुत आ रहे हैं। जी निनाद, ये बताइए कि जब आप लोग एड वर्ल्ड में हैं, जब आप कोई विज्ञापन बनाने के लिए बोर्डरूम में बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती होगी, तो आप लोगों को ये कंफर्ट आता है कि हम जिसके लिए विज्ञापन बना रहे हैं वो हिंदी को ज़्यादा अपील करेगा, बहुत बड़ा मार्केट है। क्योंकि मैंने आपके परिचय में जो बहुत सारे कैंपेन्स के नाम लिए वो हिंदी में ही बने हैं और बड़ी सफलता वहीं पे मिली है। तो क्या हिंदी उस चीज को हासिल कर रही है जिस पे हम आज बातचीत कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो हिंदी दिवस की सबको शुभकामनाएं। आपने जो सवाल पूछा वो सवाल बहुत जायज है। अगर आप विज्ञापन की दुनिया को अगर देखोगे तो विज्ञापन की दुनिया मतलब जब 70 और 80 के दशक में जो चलता था वो तब इंग्लिश में बनते थे विज्ञापन। उसके बाद में 90 के दशक में थोड़ी थोड़ी हिंदी आनी, 90 के भी दशक में भी काफी सारा इंग्लिश में ही चलता था, बाद में हिंदी आनी शुरू हो गई। और अब तो मुझे लगता है, तो मैं तो मोना जी से काफी सहमत हूँ और मुझे लगता है कि हिंदी की जो राइज है वो बहुत बहुत तेजी से बढ़ रही है। काफी फैक्टर्स है उसके लिए। एक तो फैक्टर कि कोई भी हम लोग विज्ञापन और हम लोग मार्केटिंग को हम लोग सिर्फ उस नजरिए से ना देखें, बल्कि सारे सोसाइटी और कल्चर के नजरिए से देखें। अगर वो देखे तो आप देखिए बहुत सारे फैक्टर्स है। एक फैक्टर ऐसा है, अब देखिए मतलब हमें अपने कल्चर में, अपने हर एक चीज पहनावे में बहुत ज्यादा प्राइड आने लग गई है। 90 के दशक में हम सूट पहन के शादियां करते थे। अब आप शादियों में जाओगे, चाहे वो अमीर की शादी हो, गरीब की शादी हो, सूट नहीं पहनता है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें हमारे कहीं हमारे जहन में बढ़ रही है और उसकी वजह से हिंदी इज ऑन अ राइज। पक्का मतलब 100% उसकी बढ़त हो रही है। बहुत मतलब आप स्पोर्ट्स देखिए, स्पोर्ट्स की कमेंट्री हिंदी में बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर आप मुझे पूछे कि रोजगार का जरिया लोग बना सकते हैं क्या हिंदी को, बिल्कुल बना सकते हैं। बड़े बड़े लेखक जैसे अमीश है, उनकी किताब पहले इंग्लिश में लिखी थी बट हिंदी में उसका ट्रांसलेशन हुआ, उसकी काफी सेल हुई। अब जो हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो ट्रांसलेटर चाहिए आपको। उसकी एक अलग से पब्लिशिंग होगी, बराबर है, उसकी अलग से डिस्ट्रीब्यूशन होगी उन शहरों में जहां पे लोग हिंदी पढ़ते हैं। तो काफी सारे फैक्टर्स है। बॉलीवुड का भी बहुत सारा हाथ रहा है इसमें, क्योंकि अगर आप देखिए आजकल मतलब फिल्में बहुत सारी पहले तो हिंदी भाषा में ही बनती थी फिल्में, पर बहुत सारी वैसे बिग टाउन में सेट होती थी। अभी क्या हो गया है, अब जैसे बरेली की बर्फी फिल्म, उसमें एक हिंदी लेखक का के बारे में और उसको आइडलाइज करती है वो जो फिल्म की जो एक्ट्रेस है। सो मुझे लगता है कि हिंदी की बढ़त हो रही है और यहाँ से आगे ही बढ़ना है और हिंदी काफी बड़ी होगी इसके आगे, ऐसा मेरा मानना है। हिंदी काफी बड़ी होगी। राहुल जी, थोड़ा सा से आपके पास आता हूँ। आपको लगता है क्या हिंदी के इस विस्तार और विकास में हिंदी के साथ कुछ अत्याचार भी हो रहा है क्या? क्योंकि ये प्रश्न कई बार लोग उठाते हैं, जैसे अभी मोना जी ने भी कहा कि बहुत सारे शब्द दूसरे उसके आ गए, हमको लगता है वो हिंदी है लेकिन दरअसल वो किसी और चीज़ के हैं। क्या ये भी एक हिकअप आप लोगों के मन में रहता है कि ये तो हिंदी नहीं है, तो आप पता नहीं इंग्लिश बोलने लगे हैं अब आप? देखिए, इस पर कई दृष्टियों से आप इसको देख सकते हैं। कोई भी जीवंत भाषा दूसरी भाषाओं से शब्द लेती है, अभिव्यक्तियां लेती है, तो दूसरी भाषाओं से कोई समस्या नहीं है। हिंदी ने भी लिए हैं, सब ने लिए हैं, अंग्रेजी ने भी लिए, फ्रेंच ने भी लिए।
तो ये जो लेन देन है ये चलता रहता है। लेकिन सवाल ये है कि दाल में नमक तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर नमक में ही दाल अगर आप डालेंगे तो फिर वो नहीं चलता। तो इस भाव से दोबारा आता हूं सर, आपका थोड़ा सा लिंक में प्रॉब्लम आ गई। दिव्य प्रकाश, आपको भी लगता है कि हिंदी के साथ अत्याचार हो रहा है? दाल में नमक या नमक में दाल मिल गई है? नहीं, राहुल जी जब नमक में दाल बोल रहे थे उनका इशारा मेरी तरफ था, और ऐसे हम लोग की कई सारी डिबेट्स हुई। आपने अपने नाम भी ऐसे रखे हैं, ये जो मुसाफिर है उसके आगे कैफे, जी बताइए क्या है ये? तो होता क्या है, जैसे कई बार ना केवल इसको ना थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। जैसे कि कई सारे, जैसे पाठशाला वाला आपने बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जो कलरफुल टर्म नहीं था। एक महाभारत नाम का सीरियल आया हिंदुस्तान में, और उसके बाद से हम आजकल ऐसे नहीं बहुत चलते फिरती भाषा में बोलते हैं, अरे माताश्री नहीं मानेंगी, पिताश्री नहीं मानेंगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि माताश्री और पिताश्री जो ये टर्म है, ये उस सीरियल से पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। एग्रीड, है ना? Yes. ये राही मासूम रजा साहब ने जब डायलॉग लिखा, और ये पावर होती है कम्युनिकेशन की कि हमें अब ऐसा लगता ही नहीं कि हिंदी शब्द नहीं है। तो जो मुसाफिर कैफे, और जो क्या होता है कि जो हिंदी पे अत्याचार वो लोग ज्यादा कर देते हैं जो हर चीज हिंदी बनाने की कोशिश करते हैं। है ना? कि अगर वो कैफे को अब मैं बिल्कुल भोजनालय लिख दूं तो वो नाम की बिल्कुल बैंड बज जाएगी ना। या जैसे जब हम हिंदी लिख रहे हैं, तो जैसे आज की डेट में चाहे मुंबई हो, चाहे मैं जब सेल्स के दिनों में कानपुर में सिम बेचा करता था, और तो वहां पे जब हम लोग तो दिन भर हम भला बुरा सुनते थे अपने बॉस से, और ये यूनिवर्सल है, पूरे देश भर में लोग सुनते हैं। तो शाम को चाय की दुकान पे खड़े होके कोई एक एम्प्लॉय जो भाषा का कोई पीएचडी नहीं की उसने, वो बोलता था, अरे यार बॉस ने दिमाग का दही कर दिया, अब शाम को ना पी के दिमाग की बैटरी रिचार्ज करनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे इसमें तो इतनी अंग्रेजी आ गई, लेकिन ये है तो हिंदी ना। देखिए कोई भी भाषा जो उसको ले रही है, अब मैं उसको जो उसका यूज हो रहा है उस पे होता है आजकल क्या चल रहा है। अगर हम इसको इस अप्रोच से देखेंगे, जो हिंदी के साथ जाति की, वो हिंदी के बहुत सारे प्रोफेसर्स ने जब किया, और जिन लोगों ने भी जो उसको शुद्धतावादी रवैया जब अपनाया ना, कि हम बताएंगे कमरे में भाषा क्या होती। भाषा प्रोफेसर्स नहीं बनाते हैं, वो ऑटो वाला बनाता है, वो रिक्शे वाला बनाता है, वो हम लोग चाय की दुकान पे खड़े होके बनाते हैं, वो कॉलेज में बच्चे कैंटीन में कुछ भी बोलते हुए बनाते हैं। दिव्य प्रकाश, लेकिन राहुल जी का मानना ये भाषा नहीं बोली है। नहीं सर, भाषा देखिए क्या है ना, जैसे अब अगर इसको लेके अगर हम बैठ जाएंगे तो फिर तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। और राहुल जी मतलब बहुत सारी बातों पे मेरे से हमेशा अग्री करते हैं। और कि जो भाषा और बोली का फर्क है ना, जैसे हिंदी ने, जैसे कम से कम जो हम लिख रहे थे, देखिए हमारी किताबें क्यों चली, जैसे मैं हमेशा इसका जवाब देता हूँ कि क्यों वो लाखों में बिकी। इसलिए थोड़ी ना कि हमने अंग्रेजी जोड़ दी, इसलिए अच्छा लोग इंतजार कर रहे थे, जैसे अरे अंग्रेजी शब्द आप नहीं डाला, अब आपने अंग्रेजी शब्द डाल दिया, अब तो हम खरीदेंगे भाई, अभी इससे पहले तो अंग्रेजी शब्द नहीं पढ़े थे तो हम खरीद रहे थे। देखिए क्या है ना, हमारे जो भी लोगों को अपने इमोशंस चिपकते हैं, वो चीज उनको टच करती है, और वो कहीं ना कहीं अगर आपकी अपनी भाषा में आपकी तरीके से कोई बात कर रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ हिंदी का अप्रोच ऐसा है, कोई 45 साल का आदमी है, 50 साल का है, और उसका 18 साल का बेटा या बेटी है, उससे वो दोस्ती करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो ये थोड़ी ना बोलेगा बेटा तुम जरा 45 साल की मैच्योरिटी लेके आओ, उसको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा ना 18 साल की तरह। करेक्ट। और हिंदी यही कर रही है काम। जी ऐसा तो राहुल जी को जोड़ लेते, वो उनका नेटवर्क थोड़ा सा, जब मौका मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही तो मैं लगातार बात कर लेता हूँ। राहुल जी आपको जोड़ना भी चाह रहे तो आपका पहला सेंटेंस भी रह गया था। राहुल जी, हाँ मेरी आवाज आ रही? हाँ हाँ आ रही सर, कंटिन्यू करें। हाँ जी बताइए। ये जो भाषा और बोली आप इशारा भी कर रहे थे जब ये दुबे बोल रहे थे। हाँ नहीं, मैंने जो कहा नहीं वो आपने मेरे मुंह में डाला, इसलिए मैं कह रहा था कि भाई मैंने ऐसा नहीं कहा है। तो मैं भाषा और बोली का फर्क नहीं मानता। हर बोली भाषा अपने आप में संपूर्ण भाषा है। हाँ। और अभी जिस हिंदी की हम बात कर रहे हैं, वो जो हिंदी का विस्तार होता आपको दिख रहा है, वो हिंदी के बोली रूप का विस्तार हो रहा है। हाँ। मेरी कसौटी एक ये भी है, सुनने और बोलने की भाषा की बोली के रूप में वो बढ़ रही है, लेकिन एक कसौटी ये भी आप लगाइए और देखिए कि हमारे जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो हिंदी में पढ़ कितना रही है और हिंदी में लिख कितना रही है। अभी एक ऐसा अभी देश में कई तरह के वर्ग हैं। एक वर्ग है जो पूरी तरह अंग्रेजी का हो गया है, वो सिर्फ अंग्रेजी में जीता है, अंग्रेजी पढ़ता है, अंग्रेजी लिखता है। एक बीच का वर्ग है जो ना तो पूरी तरह हिंदी में है ना अंग्रेजी में है, और अंग्रेजी की ओर वो बढ़ना चाहता है। अंग्रेजी उसके सपनों की, आकांक्षा की भाषा है, और उसको जहां वो भाव मिलता है, एहसास मिलता है
कि मैं कुछ अंग्रेजी शब्द अपनी हिंदी में ठूस कर या मराठी में ठूस कर कुछ आधुनिक बन सकता हूं, तो वो ये करता है। तीसरा एक ऐसा है जो अंग्रेजी तो बिल्कुल ही जानता नहीं, जो हमारे गांव में रहता है, लेकिन वहां भी मीडिया किसी न किसी रूप में पहुंचता है, और उनके भी कहीं सपनों में अंग्रेजी और अंग्रेजियत और उसका माहौल, उसकी प्रतिष्ठा ये बने हुए। अब ये जो बीच वाला वर्ग है उसको दिव्य प्रकाश की, और मैं दिव्य प्रकाश तो बहुत उससे मैं स्नेह करता हूँ, वो भी जानता है। तो ये जो भाषा है वो भी एक पूरी अपने आप में वाजिब भाषा है। मैं उसको दरकिनार नहीं कर रहा हूँ, उसको गंभीरता से लेता हूँ, लेकिन समाज के अलग अलग वर्गों की भाषा की जरूरतें भी अलग अलग होती हैं। तो आप अभी जो आपको लग रहा है कि जो उपभोक्ता की भाषा है, आखिर हिंदी कभी विज्ञान की भाषा बनेगी कि नहीं? कभी कोई किसी वैज्ञानिक की जो हिंदी होगी, क्या वो ऐसी हिंदी होगी जैसी फिल्मों की होती है या डबिंग की हिंदी होती है? ऐसे नहीं होता जी। राहुल जी, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट रखा। एक्चुअली जब ये शो हम प्लान कर रहे थे तो ये हमारे ऑफिस में भी ये हमने डिबेट में रखा था कि हिंदी के सामने एक बड़ी समस्या ये है कि वो शोध की भाषा नहीं है, वो डेवलपमेंट की लैंग्वेज नहीं है। हम पीएचडी करने जाते हैं तो हम थीसिस अपनी इंग्लिश में लिखते हैं। ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है जिसको हमें बनाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है सर कि ये जो दबाव है ना, ये इधर से ही बनेगा। अगर ये प्रेशर इस तरफ से बने कि देखिए इतना बड़ा बाजार है, आपको अपनी रिसर्च हिंदी में करनी पड़ेगी, तब वो आगे बढ़ पाएगी, वरना वो लाइब्रेरी में सजी रखी रहेगी, उसकी जिल्द शायद कोई खोलेगी नहीं, अगर आपने उस मास को टैकल नहीं किया तो। अगर प्रेशर उधर से बनाया जाए तो शायद काम हो पाएगा। जो एक चैलेंज जो मैं भी मानता हूं कि रिसर्च की लैंग्वेज हिंदी अभी नहीं है। भाई हिंदी के साथ समस्या ये हो गई कि हिंदी की जो रचनात्मक प्रतिभा थी वो साहित्य में चली गई। हाँ। अब मैं कह रहा हूँ कि दिव्य प्रकाश दुबे को ही लीजिए आप, वो इंजीनियर है, उसने एमबीबी किया हुआ है, तो वो साहित्य लिख रहा है, बहुत अच्छा किस्सा गो है, कहानियां बहुत अच्छी लिखता है, ये बहुत जबरदस्त चीज है, और वो हिंदी को समृद्ध कर रहा है। लेकिन दिव्य प्रकाश जैसी प्रतिभाएं अगर मान लीजिए कि मैनेजमेंट पर और इंजीनियरिंग पर हिंदी में अच्छी किताबें लिखें, तो इससे हिंदी का ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि जो ऐसे बच्चे हैं जो भी अंग्रेजी भी से डरते भी हैं, अंग्रेजी पूरी तरह नहीं जानते, उनको अगर अपनी भाषा में ये उच्च शिक्षा, उच्च ज्ञान मिल जाए, तकनीक मिल जाए, तो उनका फायदा होगा कि नुकसान होगा? वो चाहेंगे। और अब ये शुरू हो गया है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस सत्र से यानी नवंबर से शायद देश के 3 NITs में, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी जिन्होंने कहते हैं, उनमें इंजीनियरिंग के 3 विषयों की पहले साल की पढ़ाई 8 भारतीय भाषाओं में शुरू हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया सर, ये जानकारी है और अनाउंसमेंट भी है। ये पुस्तकें बन गई हैं, किताबें बन गई हैं, शिक्षण सामग्री का निर्माण हो रहा है, ये बन रहा है, ये सब काम हो रहा है जी, और ये होने वाला है। मैं उस प्रक्रिया से जुड़ा हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं जी। तो ये अभी और आगे जाएगा। बिल्कुल, ये आगे जाएगा। और मैं भी इसका थोड़ा साक्षी हूं सर कि अगर आप बहुत सारे लोगों से बात करें जो फाइनेंस वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को लगता था, मैं थोड़ी सी अपनी तारीफ कर लूं सर, जब ये CNBC आवाज चैनल शुरू किया गया था तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हिंदी में आप कैसे लोगों को ये सब मार्केट के जार्गन और टर्म समझाएंगे। लेकिन वो चैलेंज लिया गया और उसको इतनी सफलतापूर्वक हमने किया कि जो हमारा मार्केट शेयर है नंबर ऑफ ऑडियंस के तौर पे, वो हिंदुस्तान में बहुत बड़ा है, सारे बिजनेस चैनल से बड़ा है। तो कहने का मेरा सेंस ये है कि हिंदी का मार्केट बहुत बड़ा है, हमें सिर्फ उस तक पहुंचने की जरूरत है। और उस पहुंचने में अगर जार्गन्स, लिंगो या बहुत ज्यादा साहित्यिक तत्सम रूप बाधा बन रहा है तो उससे थोड़ा बचना चाहिए। निनाद जी, कौन बात करता है? कोई शुद्धतावादी नहीं है हिंदी में। हिंदी में शुद्धतावाद या किसी भी भाषा में शुद्धतावाद चल ही नहीं सकता। परफेक्ट सर, यही होना चाहिए। निनाद से एक बार सवाल पूछते हैं। निनाद जी, ये बताइए, जब आप लोग किसी आइडिया पे ऐड बनाने के लिए बैठते हैं, मान लीजिए, तो जो लोग सोच रहे होते हैं वो किस भाषा में सोचते हैं? अंग्रेजी में सोचते हैं या हिंदी में सोचते हैं? देखो, ये जो सवाल है ना, कि आप अंग्रेजी में सोचते हो, ये पहले भी मैं मतलब कुछ सालों पहले मैंने सबसे पहले जब ये कॉन्सेप्ट सुनी कि लोग या तो एक भाषा में सोचते हैं, तो मैं उसके सोचने लगा कि सच्ची में मुझे समझ में सोच लोग क्या पहनते हैं, क्या बोलते हैं। अगर कोई लोग अंग्रेजी में बोलते हैं तो मैं उनकी भाषा में सोचता हूँ। तो ये सोचने की भाषा वाला कॉन्सेप्ट मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कैसे होता है। क्योंकि ऐसे हो सकता है कि शायद मैं बंबई से हूँ और बंबई में लोग अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं, अंग्रेजी भी बात करते हैं, हिंदी भी बात करते हैं, मराठी भी बात करते हैं। लेकिन जब हम बैठते हैं कोई विज्ञापन बनाने के लिए,
तब हम हमारे जहन में एक ही चीज होता है कि इसके मतलब इसके किस इमोशन से हमें जुड़ना है, और वो इमोशन हमें एक्सप्रेस करना हो, चाहे अंग्रेजी में करना हो चाहे हिंदी में करना हो। हमारा मेन जो काम होता है वो कि उसे किस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये आजकल के कंज्यूमर किसी भी मतलब एक अगर हिंदी हो तो उसकी वजह से उस ब्रांड को नीचा नहीं देखते। ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, ये हमने देखा है हमारे इंडस्ट्री, और वो काफी पॉजिटिव है मेरे नजरिए में। काफी पॉजिटिव। मोना जी, आपका तो अनुभव और बहुत ही लंबा है, और हिंदी में या दूसरी भारतीय भाषाओं में आप जब फिल्मों को डब करती हैं, मैंने ऐसा सुना है कि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, खासतौर पे जो सीरियल वाली इंडस्ट्री है, सोप वगैरह जहाँ बनते हैं, वहाँ पे रोमन में लिखी जाती है स्क्रिप्ट, ऐसा है क्या? जी हाँ, बहुत लोग हिंदी पढ़ने से कतराते हैं। तो कतराते हैं या पढ़ नहीं पाते हैं? आई थिंक कतराते हैं बिकॉज आदत अच्छा। नहीं होती है। स्कूल कॉलेज के बाद शायद उनकी मतलब उनका पाला नहीं पड़ा होगा हिंदी पढ़ने से। सो बहुत लोग चाहते हैं कि हम उन्हें स्क्रिप्ट प्रोवाइड करें रोमन अक्षरों में, लेकिन हम आजकल बहुत इंसिस्ट करते हैं, राइटर्स को भी, हमारे राइटर्स भी रोमन में लिखते थे क्योंकि वो हिंदी टाइपिंग के आदी नहीं थे। तो अब हम इंसिस्ट करते हैं कि हमारे सारे स्क्रिप्ट्स हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में ही हों। तो उससे सबको फायदा हो रहा है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सही होते हैं, ज्यादा मिस्टेक्स नहीं होते हैं, समझने में गड़बड़ नहीं होता है, कंफ्यूजन नहीं होता है। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, थोड़े दिन पहले मेरे 8 साल के बेटे ने डबिंग शुरू की, तो मैंने अपने डबिंग डायरेक्टर से कहा कि देखना, उसको हिंदी में स्क्रिप्ट देना पढ़ने के लिए, तुम उसको सब बोल मत देना। तो वो बेचारी बहुत मेहनत से उसको बोलती गई और अब वो पढ़ रहा है। सो आई एम नॉट हैविंग टू टीच हिम हिंदी, वो अपने आप से इसके जरिए वो सीख रहा है पढ़ना भी और बोलना भी। और देखिए कितने बच्चे अभी हिंदी कंटेंट जो हिंदी में डब हो रहा है, कार्टून्स वगैरह, कितने बच्चे उसको देख के हिंदी सीख रहे हैं। ये मुझे बहुत पेरेंट्स बोल चुके हैं कि अरे ये देख के तो हमारे बच्चों को कितने वर्ड्स आ गए जो हम खुद यूज नहीं करते हैं घर में। तो एक लर्निंग मीडियम हो गया है। आई थिंक ये हमारे मीडिया के जरिए, ये जो डबिंग के जरिए या सबटाइटल्स के जरिए लोग सीख रहे हैं लैंग्वेज जो शायद उनको आती नहीं थी। आई मीन इवन मैंने अपनी सारी जिंदगी, अपना करियर बना लिया हिंदी वॉइस ओवर्स और हिंदी डबिंग करने में, जबकि मैंने स्कूल में, मैं बंगाली हूँ एंड आई नेवर स्टडीड हिंदी इन स्कूल, क्योंकि मैं मेरी आधी पढ़ाई लंदन में हुई थी, तो मुझे हिंदी पढ़ने का मौका नहीं मिला था। और मैंने जितना भी सीखा है, मेरी मम्मी सिंगर थी तो उनके गजलों के जरिए, पोएट्री के जरिए, गानों के जरिए, फिल्मों, हमारी हिंदी फिल्मों के जरिए, जब हम बाहर रहते थे, इंडिया के बाहर रहते थे, उसके जरिए मैंने हिंदी लैंग्वेज सीखा। और काम करते करते हमारे राइटर्स, हमारे लैंग्वेज सुपरवाइजर्स के जरिए मैंने लैंग्वेज सीखा। तो और मेरी पूरी करियर हिंदी लैंग्वेज पे टिकी हुई है। तो देखिए कि हमको कितना सीखने मिलता है मीडिया से भी। करेक्ट। तो यहाँ पे ये बात निकल के आ रही है कि हिंदी का बाजार बहुत बड़ा है, और उसके जरिए जो एक बहुत स्टीरियोटाइप था कि हिंदी से पढ़ के आ रहे हो, हिंदी मीडियम हो क्या आप, तो आपको बहुत अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, बहुत पैसे आप नहीं कमा सकते। मुझे लगता है ये भ्रम टूट गया है। और राहुल जी, आपके दिल्ली के ये कविराज हैं, आजकल बहुत चर्चित रहते हैं, उनको मैं थोड़ा क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने हिंदी कवियों को ये सिखाया कि ज्यादा पैसे लेके कविता पढ़िए। आपके लिखे हुए गाने पर बिल्कुल म्यूजिशियन ने, मैं नाम भी ले लेता हूं, मैं कुमार विश्वास की इस बात के लिए तारीफ करता हूं कि उन्होंने ये परंपरा डाली है कि जिसने गाना लिखा, बहुत अच्छी लिरिक लिखी, उसको तो मिले 2000 रुपए, जिसने म्यूजिक बनाया उसको मिले 10,000 रुपए, और जिसने गाया उसको मिले 20,000 रुपए, और जिसने उस पर नाचा उसको करोड़ों। तो ये जो एक परंपरा थी, इसको तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि असली काम तो उसने किया जिसने लिखा। तो ये उन्होंने किया, ये इसके लिए उनको साधुवाद है। इससे आगे कहानी ये बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना सर मुझे, कि हिंदी से बाजार है, हिंदी से आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हो, हिंदी एक ट्रांजैक्शन की लैंग्वेज है,
बोलचाल की भाषा। जब हम बिजनेस चैनल हिंदी में 24 घंटे चला सकते हैं तो नौकरी क्यों नहीं हो सकती है। लेकिन इसके बाद एक सवाल आता है कि हिंदी के जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे लोग बोलते हैं, उनके मन में अभी भी थोड़ा सा झिझक होती है। फ्लाइट में जाएंगे तो प्यास लगी लेकिन एयर होस्टेस से कैसे मांगे, अंग्रेजी में कैसे बोलना पड़ेगा, या 5 स्टार होटल में गए तो मैनेजर से कैसे पूछे कि मैंने यहाँ रूम बुक कर रखा है। ये झिझक क्यों है, इस पे बातचीत करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज बातचीत हो रही है हिंदी की। हिंदी दिवस पे हम लोग हिंदी पे चर्चा कर रहे हैं और ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। मूल प्रश्न मेरा ये था कि क्या हिंदी अब बाजार की लैंग्वेज है, उस पर अच्छा कामकाज हो सकता है, अच्छी कमाई हो सकती है, और उस पर किसी तरीके की अब झिझक नहीं, जो भेदभाव होता था अब धीरे धीरे कम हो रहा, लेकिन अभी भी है। दिव्य प्रकाश जी, अभी है ना थोड़ा थोड़ा कि जो हिंदी मीडियम का व्यक्ति है वो थोड़ा सा शर्माता रहता है, सकुचाता है, कहीं जाने में थोड़ी झिझक होती है। क्यों होती है झिझक भाई? आपके पास ज्ञान है, कॉन्फिडेंस है, तो केवल मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए आप इतना क्यों झिझकते? ये तो सर देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही है। एक हमारे लखनऊ में एक बड़ा सही एक भाई साहब, वो बड़ा सही समझाते थे कि जब जो हवाई जहाज है ना, जब लखनऊ से उड़ता है या कहीं पे भी हवाई जहाज जब उड़ता है ना, तो बाकी जो भाषाएं हैं ना इस देश की वो नीचे छूट जाती हैं और वो अंग्रेजी के साथ टेक ऑफ हो जाता है। ठीक है, मैंने कई बार देखा है लोगों को स्ट्रगल करते हुए, मतलब ठीक ठाक एज के जो लोग दूसरी चौथी पहली बार बैठ रहे होते हैं, वो क्या होता है जब आपको अंग्रेजी ना आती हो ना तो आपका पूरा शरीर अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता है ना, और तब आप जब एक गिलास पानी मांगने में आपकी गर्दन और जुबान और हिल जाती है। लेकिन मैं जैसे हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि जैसे चाहे पहली सीट पे बैठे हो, चाहे 5वीं पे, चाहे कहीं पे भी, उसको हम लोग ही ब्रेक कर सकते हैं जब जब कर पाए। तो जैसे आप एयर होस्टेस आती है, वहां शुरू में बोला जाता है कि एयर होस्टेस जो है, ये जो क्रू है वो अंग्रेजी हिंदी मराठी जानता है, अंग्रेजी हिंदी पंजाबी जानता है, तो आप हिंदी में मांग लीजिए पानी। तो उससे हो सकता है जो आपके पड़ोस में बैठे हैं जो झिझक रहे थे वो शायद 2 मिनट के लिए उनको लगे अरे ये तो कोई बात ही नहीं है। होता क्या है, हम लोग दूसरे के उससे देखते हैं। और क्यों देखते हैं ऐसा? देखिए हुआ क्या, जब हम 90s में 80s में हम बड़े हो रहे थे, जो 1947 के बाद जो साहब लोग बने, जैसे आप अंग्रेजी, जब हिंदुस्तान आजाद भी हुआ तो जो बड़े से बड़े वकील थे उन सबकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। जब उसके बाद जो साहब लोग बने ना, वो एक अंग्रेजी पंथी जिसको बोलते हैं, एक ऐड बड़ा अच्छा बनाया था किसी मोबाइल कंपनी ने, किसने मुझे याद नहीं है, कि वो जो अंग्रेजी पंथी है ना, अंग्रेजी नहीं समस्या है, वो जो एक एटीट्यूड है कि जो अंग्रेजी बोल लेता है वो साहब है। जैसे हम तो मजाक में, एक हमारे दोस्त की मम्मी, जब हम जाते थे कॉलेज के समय ट्रेन में, तो कहती थी किसी से हिंदी में बात नहीं करना ट्रेन में, उससे इंप्रेशन खराब पड़ता है। ये जो है ना, ये पूरा क्या होता है, अपर क्लास अंग्रेजी बोल रहा था शुरू से इस देश का, जो मिडिल क्लास था वो बेचारे के लिए अंग्रेजी ओढ़ी हुई थी। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि हमारी पहली मातृभाषा जो भी हो, मराठी हो, बंगाली हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हम सबने डंडा खा के सीखी है ना कहीं। मोस्टली जो मिडिल क्लास जो था, हमारी दूसरी भाषा थी अंग्रेजी। तो जब आप अक्वायर करते हैं तो एटीट्यूड नहीं अक्वायर कर पाते कई बार, और जो वो करता है वो बहुत बड़ा दिखता है। तो लेकिन अब जो मुझे लगता है, जैसे हमारे जो पिछले आप 5-7 साल में देखिए, जो बहुत सारे लोग सेलिब्रेट हम करते हैं, चाहे वो टीवी पे कपिल हो गए, चाहे बच्चन साहब जिस तरीके से हिंदी में उसको लेके जाते हैं, जिस तरीके से कुमार विश्वास जिस तरीके से अलग स्केल पे उसको लेके गए हैं, कहीं ना कहीं जैसे बहुत सारे जो हीरो हैं, जैसे पंकज त्रिपाठी जी, जिस तरीके से जो उनका राइज है, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल खांटी देसी हिंदी के आदमी का राइज है। अब मुझे तो नहीं लगता है कि पंकज त्रिपाठी साहब अगर कहीं फ्लाइट में है और वो अंग्रेजी में पानी नहीं मांग रहे तो कोई उनको जज करेगा, है ना। तो लेकिन अब ये धीरे धीरे शुरू हुआ कि हम जैसे हैं हम वैसे ठीक हैं। इसीलिए मैं भी बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे, मतलब क्योंकि ये बहुत लंबी लड़ाई है, तो हम लोग जिस बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं गया और जहां पे बात हो, मैं इसलिए भी हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूँ कि कोई बलिया में बैठा, कोई भोपाल में बैठा लड़का जिंदगी भर के लिए आपसे इंस्पायर हो जाएगा, वो जबरदस्ती ओढ़ेगा नहीं उस चीज को। और आप ये तो जानते हैं कि हम लोग कितना सीरियस हैं इस मुल्क में वो अंग्रेजियत को लेके। मतलब मैं हमेशा, देखिए जब भी मैं बात कर रहा हूँ उस डिस्क्लेमर के साथ ही कह रहा हूँ कि अंग्रेजी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ कि हम 90 घंटे में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। मैंने तो सीखी भी ऐसे जाके। कैसे 3 दिन कमरे में बंद रह के सीखी थी क्या? नहीं, तो मैंने तो उसमें 3-4 महीने बाद मुझे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग आ गया जब, तो फिर मेरा हो गया, वही सैचुरेशन लेवल आ गया मेरा कि अब बस इससे ज्यादा तो क्या ही होगा। जी राहुल जी, ये जो साहब की लैंग्वेज बाबूजी की, उससे हम लोग निजात पाने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये शो करने का मेरा मकसद भी वही है कि कोई भी भाषा आप बोलिए, भाषा से मेरा कोई इतराज नहीं है, लेकिन जिस भी भाषा को आप बोलना चाहते हैं, आपको
उसमें शर्म नहीं आनी चाहिए। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ सर। हम लोग बिजनेस जर्नलिस्ट हैं, तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर या बड़े कॉर्पोरेट के साथ मुलाकात होती है। तो मुंबई में महाराष्ट्र में मराठी चलती है, तो मैं एक छोटा सा एक गेट टुगेदर था रात में। वहाँ पे कई लोग थे जो मराठी फंड मैनेजर्स थे, जो बड़े म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं, आपस में मराठी में बात करते। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये सोच के भी खुश हो रहा था कि देखिए इतने बड़े लोग हैं, इनकी इस समय की मूल लैंग्वेज अंग्रेजी होगी, लेकिन ये दो आपस में मिले तो ये मराठी में बात कर रहे हैं। इट्स वेरी नाइस, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ये बात हर भाषा के लिए, हर भाषा के प्रेमी के लिए, जो जिस भाषा को आप अच्छे से जानते हैं, जो आपकी मातृभाषा है, मातृभाषा नहीं है, उस पर गर्व होना चाहिए। राहुल जी, ये बाबूगिरी वाली कब मानसिकता खत्म होगी? अभी इसमें समय लगेगा, लेकिन मुझे अब लगने लगा है कि शायद ये खत्म हो जाए। अभी कुछ दिनों पहले तक तो मैं बहुत निराश था, और हम सबके अनुभव ऐसे रहे हैं। अब मुझे एक समय था जब मैं मुंबई में था, जनसत्ता का संपादक था, तो मुझे पता चला कि साहब टाटा स्टील ने एक बड़ी क्या कहते हैं उसको, ब्रांड कैंपेन, ब्रांड बिल्डिंग कैंपेन शुरू की है, लॉन्च की है। उस समय वो बहुत 12-13 करोड़ की थी, लेकिन एक भी उसमें एक भी भारतीय भाषा के अखबार को वो नहीं जा रही है। वो सब की सब पूरी की पूरी सारे विज्ञापन अंग्रेजी अखबारों को जाएंगे। तो हम भड़क गए इस पे। तो मैंने अपने विज्ञापन के मैनेजर को लिया और मैं दीवान अरुण नंदा से मिलने गया। यहाँ पे विज्ञापन के लोग बैठे हैं, इसलिए मैं उनसे कह रहा हूँ। मैं वैसे बॉम्बे एड क्लब का सदस्य रहा हूँ, विज्ञापनों में उस दुनिया में मेरी रुचि है, थोड़ी मैंने समझा भी है उसको। मैंने उनसे जाके कहा कि ये क्या तरीका है, आप क्लाइंट और या आपने ही उनको बताया होगा, तो कोई भारतीय भाषा इस लायक नहीं है कि आप टाटा स्टील की कैंपेन में उसको शामिल करने लायक समझें। ये तो उन्होंने बहाने बनाए, लेकिन एक वो स्थिति थी। लेकिन आज स्थिति बदली है, लेकिन अभी भी विज्ञापन वालों से जैसे स्थिति की असर, पहली बात पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि अंग्रेजी इस देश में 150 साल 200 साल एक औपनिवेश रही है, और अंग्रेजी साम्राज्यवाद की का माध्यम रही है, उसकी वाहक रही है। हम पर बाकायदा थोपी गई है, लादी गई है, और उसने एक ऐसा वर्ग पैदा किया जिसको बड़ी नौकरियां मिलती थी, जिसको बड़ी प्रतिष्ठा मिलती थी, जिसको ताकत मिलती थी। तो जो नीचे के लोग थे वो जाहिर है ऊपर देखते थे और उनके जैसा बनने की कोशिश करने में नकल करते थे। लेकिन आजादी के बाद जो अपेक्षा गांधी जी की थी, जो सारे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं की थी कि भाई इस देश की भाषा देश की राष्ट्रभाषा होगी, हिंदी हो या कोई भी हो, वो हुआ नहीं है। उसको मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा, समय नहीं है। लेकिन अंग्रेजी का जो वर्चस्व था जीवन के हर क्षेत्र में, वो बना रहा। आंकड़े बताते हैं कि 10% लोग आज भी 200 साल की कोशिश के बाद आज भारत के 10% लोग अंग्रेजी में काम चलाओ, अंग्रेजी का ज्ञान है उनको, काम चलाओ, राइट, यानी काम कर लेते हैं। बाकी जो 90% भारत है, उसके लिए एक ये शीशे की दीवार, जिसको हम ग्लास सीलिंग कहते हैं अंग्रेजी में, वो एक बनी रही और आज भी बनी हुई है कि एक सीमा के बाद आप इस क्लब में प्रवेश नहीं पा सकते। तो ये धीरे धीरे ये बड़े लोग ही तोड़ सकते हैं। ये छोटे जो खुद आकांक्षी हैं उस क्लब में प्रवेश के, ये वो नहीं तोड़ सकते। ये वहां जो पहले से मौजूद अंग्रेजी में बैठे हुए लोग हैं, उनको अपना दिमाग जब तक वो नहीं बदलेंगे, थोड़े वो सम्मान देना शुरू नहीं करेंगे भाषाओं और भाषाओं में रहने वाली प्रतिभा को। सर राहुल जी, मैं आपकी बात से सहमत होते हुए सिर्फ जोड़ रहा हूं उसमें, ये बदलेगा सर, मुझे लगता है बहुत तेजी से बदलेगा। अभी देखिए, अभी हमारी स्क्रीन पे एक विज्ञापन चल रहा था वॉन्डर सीमेंट का। अब सीमेंट, मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी ब्रांड देख के खरीदने जाता होगा कि मेरे फलाने ब्रांड की एक सीमेंट चाहिए, एक बोरी, लेकिन सारी सीमेंट कंपनी में विज्ञापन हिंदी में आ रहे हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि इस जो डिजिटल क्रांति हुई है ना, इसने इतनी दूर तक इक्विटी बना दी है कि सारे देश में लोग बैठ के अपने अपनी लैंग्वेज में अपना अपना कंटेंट जनरेट कर रहे हैं। तो जो ये विज्ञापक हैं, या जो कंपनीज हैं, या जो बड़े बाबूजी लोग हैं जिनको लगता है कि एक एलिट लैंग्वेज पे हम बंधे रहेंगे, शायद वो भ्रम टूट रहा है। क्योंकि आपको जाना पड़ेगा, इतने ज्यादा फाइनेंशियल वीडियोस हिंदी में बन रहे हैं आजकल, जार्गन बस्टर हो गए हैं वो, कि अब मुझे नहीं लगता कि वो कोई एक टैबू या स्टीरियोटाइप रह गया कि अंग्रेजी नहीं जानते तो आप मार्केट में शेयर नहीं कर सकते। जी, इसलिए हुआ है कि वो 10% की अंग्रेजी में सैचुरेशन हो गया है। जी, टूटेगा वो। नए उपभोक्ता चाहिए। जी, निनाद जी, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि अब ये जो हिंदी का जो परचम है और आगे बढ़ने वाला है, एडवर्ड का इसमें डेफिनेटली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है।
ठंडा मतलब कोका कोला, ये ताकत मुझे नहीं लगता कि किसी अंग्रेजी के ऐसे जिंगल में रही होगी कि गांव-गांव में लोगों को ठंडा मतलब कोका कोला समझा दिया जाए। जी नहीं, इसका तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये बढ़ने वाला है। मुझे लगता है कि जो बड़े लोग जो होते हैं, जो साहब लोग, जैसे हमने कहा ना कि हिंदी अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी साहब लोगों की लैंग्वेज थी पहले, तो वजह से वो एक हैंगओवर है हमारे ऊपर। बट अब उल्टा हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि जिस इंसान ने तरक्की कर ली हो और वो बड़ा साहब बन गया, पैसे कमा लिए, अब वो बताना चाहता है कि मैं मेरे जड़ से जुड़ा हूं, इसके लिए वो हिंदी में बात करने लग गया है। बट एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि हिंदी की बढ़त हो रही है। विज्ञापन का उसमें हिंदी के क्या कहते हैं उससे, स्प्रेड में काफी हिस्सा है। पर मुझे लगता है कि जब तक हम लोग इसको सेपरेट ना करें कि हमारे एक्सपेक्टेशंस हिंदी से क्या होने चाहिए, अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हिंदी हमारे रिसर्च की भी भाषा हो, हमारे पढ़ने लिखने की भी भाषा हो, तो मुझे लगता है हम थोड़े पीछे चले जाएंगे, क्योंकि फिर हमारे सारे एफर्ट उन चीजों में जाएंगे जिसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बनी रहे। हम चाहते हैं कि सब लोग उसमें बात करें, उसकी तरफ एक प्राइड फील करें। लेकिन अब सारे एफर्ट्स अगर हम लोग डालने लग गए कि उसे पूरी तरह हमारी एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सबके लिए बनाई जाए और उसकी तरफ बहुत ज्यादा एफर्ट चले जाएंगे, मेरा मानना है कि ये एफर्ट्स एक गलत जगह पे जाएंगे। हमारा जो प्रोग्रेस है, हमारे प्रोग्रेस के लिए हिंदी और अंग्रेजी का तालमेल जो है बहुत जरूरी है, और ये मेरा पर्सनल मानना है। करेक्ट। मोना जी, कुछ मिनट बाकी हैं आपका और दुबे जी का कमेंट लेना मुझे। अब तक की चर्चा में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को समझने की कोशिश की है, और जो आपका काम है उसने भी बड़ा योगदान दिया है। मैं उसको भी थैंक्स बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार तो मिला ही है, अच्छी सीरीज़ और फिल्में देखने को भी मिली हैं। नहीं समझ पाते थे लोग, अंग्रेजी नहीं देखते थे, अब देख रहे हैं, आपका कंट्रीब्यूशन है इसमें। जी, अब आजकल तो कितने सोशल मीडिया पेजेस डेडिकेट हो चुके हैं हिंदी डबिंग के लिए, जो मतलब फैंस बात करते हैं कि इसकी डबिंग अच्छी हुई है, इसमें ये आवाज यूज हुई है, ये इसमें डायलॉग्स कितने अच्छे हैं। तो आई थिंक इसका एक कूल कोशेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो पहले लोग कहते थे ओ जुरासिक पार्क में तो डायनासोर को छिपकली बोलते हैं, तो ये सारी चीजों से हम अभी बहुत आगे आ चुके हैं। क्रिएटिव एडेप्टेशन होने लगा है। बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि उनको जंगल बुक और लायन किंग हिंदी में ज्यादा पसंद आया। और ये मतलब साउथ बॉम्बे के स्कूल्स जहाँ पे बहुत ज्यादा इंग्लिश में बात होती है, वो अपने स्टूडेंट्स को ले गए खासकर थिएटर में हिंदी वर्जन दिखाने के लिए। तो आई थिंक एंड जैसे आई थिंक राहुल जी ने कहा कि एक्टर्स लाइक पंकज त्रिपाठी, बच्चन साहब, आशुतोष राणा, मनोज बाजपेयी, कंगना रनौत, इन लोगों ने हिंदी में इंटरव्यूज दे के और हिंदी बोल के हिंदी लैंग्वेज को भी काफी कूल उन्होंने भी बना दिया है कि हिंदी स्पीकर कॉन्फिडेंट हो सकता है और हमेशा हिंदी में बात कर सकता है, एंड फिर भी बहुत पॉपुलर हो सकता है। सो ग्रेजुअली हम इस चीज से हट रहे हैं, इस नोशन से हट रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि अच्छी तरह हिंदी जानते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस है। ये इस बात को हम ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं अभी, कि जिनको हिंदी आती है उनको भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप में। मोना जी, ये बताइए, जब आप लोग किसी अंग्रेजी फिल्म का या किसी स्पेनिश का या किसी हिब्रू फिल्म का जब आप ट्रांसलेशन करवाते हैं या डबिंग कराते हैं, तो जो व्यक्ति कर रहा होता है वो लिटरली इसको करता है या वो अपने हिसाब से समझता है, फिर एक नया डायलॉग गढ़ देता है, वो क्या करता है? वो आप लिटरली कर ही नहीं सकते ना, बिकॉज फिर बहुत अजीब से ट्रांसलेशंस मिलेंगे आपको। तो पहले तो ट्रांसलेशन होता है एक पहले ड्राफ्ट में, लेकिन उसके बाद उसको और मजेदार कैसे बना सकते हैं, इसमें इस प्रोसेस को एडेप्टेशन हम कहते हैं, जहाँ पे डायलॉग एडेप्टेशन होता है कि एक्सप्रेशंस, मूड, सिचुएशन और लिप सिंक को
देखते हुए हम इस डायलॉग को और मजेदार कैसे बना सकते हैं हिंदी ऑडियंस के लिए, और रेलेवेंट कैसे बना सकते हैं, उनके और करीब कैसे ला सकते हैं चीजों को, ताकि वो समझ सके हर चीज को। क्योंकि आजकल कोरियन ड्रामाज, स्पेनिश ड्रामाज, इंग्लिश ड्रामाज, साउथ की फिल्में, इतनी सारी अलग अलग भाषाओं की कंटेंट डब हो रहे हैं लैंग्वेजेस में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, खासकर हिंदी में। और सब चाहते हैं, बिकॉज 50% ऑलमोस्ट हमारे पॉपुलेशन हिंदी बोलते हैं, और वो देखना चाहते हैं कंटेंट अपनी भाषा में, वो एंजॉय करना चाहते हैं हर तरह की कंटेंट अपनी भाषा में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि हम उसको और मजेदार बनाएं और रिलेटेबल बनाएं, ताकि लोगों को लगे नहीं कि ये एक ट्रांसलेशन है, लोगों को लगे कि ये हमारे लिए खास मेहनत करके बनाई गई है। जी, मोना जी ने थलाइवी का भी हिंदी संस्करण हम लोगों को उपलब्ध कराया, जो लोग देख पाए हो तो उनको मज़ा आया होगा। समय बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। दुबे जी, लास्ट कमेंट आपका, चूँकि आपने भी अपनी अच्छी खासी नौकरी कर सकते थे, उसको छोड़ के आप लेखक बने, वो भी हिंदी के लेखक बने, और दिलचस्प किताबें आप लिख रहे हैं। शोकेस करने का इरादा यही है कि लोगों को ये दिखाया जाए कि भाई हिंदी के ज़रिए भी बहुत अच्छा काम प्रोफेशनली किया जा सकता है। जो लोगों को डर रहता है ना ना हिंदी आदमी पैसे नहीं कमा पाएगा, दुबे जी कमा रहे हैं। दुबे जी, आखिरी कमेंट हिंदी के विकास पे। जी, मैं बस एक चीज बोलूंगा कि जो भी अभी, चाहे वो छोटे शहर में हो चाहे बड़े शहर में हो, ये हिंदी सीखने के लिए, हिंदी में अगर आप स्किल्ड हैं तो इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। अगले 20-25 साल मुझे नहीं लगता, जैसे अभी मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं MS धोनी जिन्होंने लिखी थी, दिलीप झा, हम यही बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि हमारे बच्चों को हिंदी अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि ये जितना अच्छे से जानेंगे वो अलग अलग भाषाएं, वो उतना ज्यादा ग्रो करेंगे और थोड़ा सा स्किल्ड है। जैसे मैं बस एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ, मैंने अपने राइटर्स रूम में उन सारे राइटर्स के साथ पिछले 1-1.5 साल में काम किया जब से मैंने नौकरी छोड़ी है, जो बॉम्बे में नहीं है। तो अब आपको शहर भी वो बैरियर नहीं है अगर आपको अपनी भाषा और वो काम सही से आता है तो। और उसमें भी आपको जरूरी नहीं है कि आप बॉम्बे आए और वो जो फैंसी हम स्ट्रगल करें आके, ऐसे की भी जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी स्किल्ड, बस उस पर ध्यान रखिए और उस पर काम करते रहिए। और बहुत बहुत साधुवाद आपका भी कि CNBC आवाज जैसे चैनल पे तो कभी इस जन्म में तो मैं नहीं सोच सकते थे कि हिंदी पे कोई बातचीत होगी। सर, हम लोग दिन भर हिंदी में बात करते हैं और बिजनेस की टॉपिक पे हिंदी वो मुझे तो नहीं, मैं हमेशा CNBC आवाज जाना ही जाता है इनोवेशन के लिए। हमने हिंदी में बिजनेस चैनल शुरू किया, रोज लोगों को हिंदी की बड़ी बड़ी चीज़ें बताते हैं बिजनेस की, सिर्फ आसान हिंदी में। समय समाप्त थोड़ा शो खत्म करूंगा मैं। जिस भी भाषा में आपका मातृभाषा है, वो मातृभाषा न रहे, उसको आप अच्छे से सीखिए, उस पर गर्व करिए, उस पर काम करिए। और एक चीज़ समझिए कि जो भाषा होती है ना, स्किल सेट जो आपके अंदर नॉलेज है, उसको एक्सप्रेस करने का एक बहुत बढ़िया मीडियम होता है, जिसके जरिए आप अपने संस्कार भी एक्सप्रेस करते हैं। उस भाषा पे गर्व करिए और ये मत सोचिए कि इस भाषा के बोलने से मैं छोटा हो जाऊँगा। सारी भाषाएँ एक समान होती हैं। एक लास्ट बात मैं कहना चाहूँगा, संस्कृत की एक बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ आपको बताता हूँ मैं। चाहे वो कामाख्या मंदिर के पंडित जी हों, चाहे वो तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर के पंडित जी हों, जब वो श्लोक पढ़ते हैं तो उच्चारण एक ही होता है। ये पावर ऑफ लैंग्वेज होती है। तो आपको अपनी लैंग्वेज पे गर्व करना चाहिए और उसको बेहतर करने की कोशिश करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों का हमारे साथ जुड़े और हिंदी दिवस पे इतनी बेहतरीन बातें रखी और लोगों को ये सिखाया कि आप जिस भी भाषा में काम कर रहे हैं गर्व के साथ करिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखते रहिए CNBC आवाज़।